ऋचा का अपने पति कुणाल से किसी बात को लेकर खटपट थी, इसलिए गुस्से में ऋचा ने पति का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल बात ये थी कि रात के 10 बजे के करीब ऋचा ऑफिस से घर आई थी। कुणाल भड़क उठा और बोला, रात को तुम पार्टी में मौज मस्ती कर घर लौटो, यह मुझे मंजूर नहीं। आगे से तुम ऑफिस की किसी पार्टी में शामिल नहीं होगी। ऋचा के घर में कदम रखते ही कुणाल गुस्से में फट पड़ा था। मेरे नए बॉस ने अपनी प्रमोशन की पार्टी दी थी, मैं उसमें शामिल होने से कैसे इनकार कर सकती थी। ऋचा का अच्छा खासा मूड फौरन खराब हो गया। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, कुणाल ने शांत होकर कहा। जो संभव नहीं उस काम को करने की हामी मैं भी नहीं भर सकती कुणाल। तुम्हारी सैलरी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण डुग्गू की उचित परवरिश है, घर की सुख शांति है। इनकी बलि चढ़ाकर तुम्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कुणाल का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। बेटे डुग्गू के उज्जवल भविष्य व घर की सुख सुविधा की आज हर चीज़ मौजूद है। हमारे सुखद व सुरक्षित भविष्य के लिए, समाज में मान सम्मान से जीने के लिए क्या मेरा जॉब करते रहना जरूरी नहीं है? यूं डींगे मारकर तुम मुझे अपने से कम कमाने का ताना मत दो। सिर्फ अपनी कमाई के बल पर भी मैं डुग्गू को और तुम्हें इज्जत व सुख से भरी जिंदगी उपलब्ध करा सकता हूँ। ऋचा को गुस्से से घूरते हुए कुणाल ने दलील दी। कम और ज्यादा कमाने की पीड़ा तो तुम ही महसूस करते हो कुणाल, मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं आता। मेरी जॉब को लेकर गुस्सा करने के बजाय तुम अपनी मानसिकता बदलो। बेकार की हीन भावना का शिकार होकर अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो अब हटो मेरे सामने से। कुणाल को उसके मुंह से निकली बात ऐसी चुभी कि उसका हाथ उठ गया। गाल पर लगे चांटे की पीड़ा और अपमान को सहते हुए ऋचा उसी पल से बिल्कुल खामोश रह गई। अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए कुणाल ने उसे ना समझाया, ना मनाया और ना ही किसी दूसरे ढंग से अफसोस प्रकट किया। एक दूसरे के प्रति शिकायतों व नाराजगी से भरे दोनों ही रात भर ठीक से सो नहीं पाए। उन दोनों की 7 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। शायद इस कारण दोनों दिलों में मायूसी, निराशा व टीस का एहसास ज़्यादा गहरा था। कुणाल शादी होने से पहले ही मेरी शख्सियत को अच्छी तरह से जानता पहचानता था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की हूँ। हर तरह से अव्वल रहना मेरा स्वभाव है। प्रेमी के रूप में उसने हर कदम मेरा साथ देकर मेरे सपनों को पूरा करने का वादा किया था। अब वह तरक्की की दौड़ में मुझसे पिछड़ गया है तो मैं क्या करूं? जोर जबरदस्ती करके वो मेरी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकता। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से अपने सपनों को पूरा करने को जीऊंगी। वह साथ नहीं देगा तो अकेले ही। ऐसी सोचों के चलते ऋचा ने रात भर आंसू भी बहाए और गुस्से की आग में भी जलती रही। कुणाल के मन में भी अपनी प्रेमिका बनी पत्नी के प्रति नाराजगी व शिकायतों से भरे विचार रात भर चले। मुझसे ज़्यादा कमाने का मतलब यह नहीं कि वह घर के कायदे कानूनों का उल्लंघन करे, सारी मर्यादाओं को तोड़ती जाए। बहुत अमीर बनने के ख्वाब ने उसे अंधा और पागल कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि यह इतनी स्वार्थी और घमंडी हो जाएगी। अब ना तो यह मेरी भावनाओं को समझती है और ना ही डुग्गू पर ध्यान देती है। मुझे झुका और दबाकर हमेशा अपनी मनमानी कर सकती है। उसकी यह गलतफहमी इस बार मैं तोड़ ही दूंगा। इस तरह के विचारों ने कुणाल के गुस्से की आग को भड़काए रखा। अगले दिन संडे की सुबह ऋचा डरे सहमे 5 वर्षीय डुग्गू को लेकर अपनी सहेली के साथ रहने उसके घर चली गई। सहेली एक बड़े मकान में अकेली रहती थी। उसने शादी नहीं की थी। जब तक कोई और इंतजाम ना हो जाए उसे उसके घर जाना ही ठीक लगा। ऋचा अपनी मेड को भी अपने साथ ले गई थी। कुणाल या उसके सास ससुर ने उससे एक शब्द नहीं बोला। ऋचा ने विदा होने के समय खुद को बेहद अपमानित और अकेला महसूस किया। ऋचा के अलग रहने की जानकारी सास ने उसकी माँ को भी खबर कर दी कि वह नाराज होकर और बिना बड़ों की इजाज़त लिए घर से चली गई है। ऋचा इसलिए माँ के पास नहीं गई
कि वहाँ तो उसके माता पिता और भैया भाभी उसे समझाने के लिए पहले से भरे बैठे होंगे। ऋचा जानती थी कि कोई भी उसके पक्ष को गंभीरता से सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। उन सभी के एक साथ लेक्चर उनके फ़ोन आने पर ऋचा पहले भी सुन चुकी है, जब उसने लव मैरिज का फैसला किया था। घर वालों का फ़ोन आने पर ऋचा को गुस्सा आ गया और फिर कहा, मेरी जॉब को लेकर कुणाल रात दिन क्लेश करता था, पर मैं सब्र सब्र से सहती रही। कल रात उसने मुझ पर हाथ उठाकर भारी भूल करी है। वह जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नहीं लौटूंगी। अपना फैसला बदलने के लिए अगर आप सब ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं किसी दूसरे शहर रहने चली जाऊंगी। जिद्दी ऋचा की धमकी सुनकर मायके में सब चुप तो जरूर रहने लगे, पर उनके हाव भाव साफ कहते थे कि यूँ उसका अलग रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं। अपने माता पिता व सास ससुर के असहयोग से वह बिल्कुल अलग थलग सी पड़ गई। किसी ने उसके मन की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करी। इस बात का वह बहुत दुख मान रही थी। उसके पिता ने भी फोन पर यही कहा था, ज़्यादा पैसे कमाने का घमंड मत कर, जिद करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा। हमें लोगों की नज़रों में शर्मिंदा मत कर और लौट जा। कहीं बात ज़्यादा बिगड़ गई तो बहुत पछताएगी। उसकी माँ वक्त बेवक्त आंसू बहाते हुए उसे समझाती। ऋचा के बड़े भाई ने उसे फ़ोन करना बंद कर दिया। अपनी भाभी के व्यवहार में भी ऋचा रूखापन साफ महसूस करती। 2-4 बार जब वह सबसे मिलने गई तो सबके मुंह फूले हुए थे। डुग्गू का अपने दादा दादी व पिता से रोज फोन पर बातें हो जाती। इन तीनों ने ऋचा से बात करने की एक बार भी इच्छा जाहिर नहीं करी, तो ऋचा भी चिढ़कर इनसे संपर्क बनाने की कोई कोशिश नहीं करी। कुणाल और ऋचा के निरंतर बिगड़ रहे संबंधों में उनके अहम का टकराव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कोई भी पहले झुककर आपस में मिलने की समझदारी नहीं दिखा रहा था। कुणाल और उसके माता पिता डुग्गू से तब मिलने जाते जब ऋचा और उसकी सहेली ऑफिस में होती। ऋचा से मिलकर सुलह की बातें करने को उनमें से कोई राजी ना था। ऋचा बिना पूछे घर से आई थी। वह जब चाहे लौट सकती है, लेकिन वैसा करने के लिए हम उसके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। उन तीनों की ऐसी जिद के चलते जिद्दी ऋचा की ससुराल लौटने की संभावना बहुत कम होती गई। ऋचा ने एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया। करीब 2 महीने बाद डुग्गू का बर्थडे आया। बर्थडे वह मायके में मनाएगी, यह तय हुआ। इस अवसर पर कुणाल आएगा, इस बात की ऋचा को पूरी उम्मीद थी। उसने अच्छी पार्टी का इंतजाम करने के लिए अपनी माँ को 10,000 भेज दिए। आज शाम किसी न किसी तरह से मैं कुणाल के वापस लौटने की सूरत ज़रूर पैदा कर लूँगी, ऐसा निश्चय ऋचा ने मन ही मन कर लिया। जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने को ऋचा जल्दी ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि जब उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया। ऋचा, हम सब तेरी ससुराल में डुग्गू का बर्थडे मनाने को इकट्ठे हुए हैं, तू भी यहीं आ जा। माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर ऋचा को गहरा धक्का लगा। बोली, माँ, पार्टी तो हमारे घर में होनी थी, डुग्गू को तुम वहाँ क्यों ले गई हो? क्रोध की अधिकता के कारण ऋचा थर थर काँप रही थी। तेरे सास ससुर डुग्गू को लेने घर आए तो हमसे इनकार करते नहीं बना। बेटी, तू गुस्सा थूक कर यहीं आ जा, इससे अच्छा मौका फिर तुझे जल्दी। माँ, मैं तुम सब की चालाकी समझ रही हूँ। ऋचा की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। मैं वहाँ नहीं आऊँगी, बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम डुग्गू को वहाँ छोड़ कर आई तो मैं जिंदगी भर तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। अपनी माँ को आगे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ऋचा ने फ़ोन काट दिया। फिर अपनी सीट से उठकर बाथरूम में गई और वहाँ उसकी आंखों से खूब आंसू बहे। ऋचा ऑफिस में पूरा समय नहीं रुकी। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। एक रेस्टोरेंट में कई व्यक्तियों के बीच उसने लंबा समय सोच विचार करने में गुजारा। अपने मायके वालों की हरकत से वो बेहद खफा थी। उस समय उसे कुणाल पर भी गुस्सा था। अपने बेटे के साथ आज की शाम ना गुजार पाने का उसे सख्त अफसोस हो रहा था। किसी को मेरी भावनाओं की फिक्र ही नहीं है।
मैं भी सबको दिखा दूंगी कि अपनी खुशियों के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। ऋचा ने अपने मनोभावों को सहेली के साथ बांटते हुए मजबूत स्वर में कहा, नेहा, मैं शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण अन्याय के विरोध में अकेली खड़ी हो सकती हूँ। कुणाल इतना बदल गया है कि मैं उसके साथ पूरा समझौता करके भी नहीं निभा पा रही थी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है डुग्गू का उचित पालन पोषण करना, और वह मैं करूँगी सिर्फ अपने बलबूते पर। ऋचा अकेले डुग्गू के साथ रहने का पक्का फैसला कर चुकी थी। कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वह उससे बहस में उलझ जाती या नाराजगी भरी खामोशी धारण कर लेती। फ्लैट में रहना आरंभ करने के कुछ दिन बाद कुणाल ने उससे फोन पर बात करी। तुमने अकेले रहने का फैसला किस लिए किया है ऋचा? क्या तुम मेरे पास लौटने में दिलचस्पी नहीं रखती हो? कुणाल की आवाज़ में गुस्से और शिकायत के मिले जुले भाव थे। कुणाल, ये फ्लैट हम दोनों का है। तुम जब चाहे यहाँ हमारे साथ आकर रहना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ऋचा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मेरी ये गलतफहमी टूट चुकी है कि हर चीज के हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। फ्लैट और कार तुम्हारी है क्योंकि उनकी किस्त तुम भरती हो। अब तो फ्रिज और टेलीविज़न, सोफा और गैस जैसी चीज़ें भी तुमने अपनी खरीद ली है। मेरा तुम पर या तुम्हारी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं रहा। यह मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। कुणाल का स्वर कड़वाहट व व्यंग से भर उठा। कुणाल, हम अधिकार के बजाय भागीदारी के नज़रिए से जिंदगी के बारे में सोचे तो क्या वह बेहतर नहीं होगा? भागीदारी के नाम पर तुम मुझे जो दबाना और शर्मिंदा करना चाहती हो वह कभी नहीं होगा ऋचा। कुणाल, तुम समझदारी के बजाय अहंकार और गुस्से से काम। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। कुणाल ने गुस्से से फटते हुए उसे टोका। तुम्हारी जैसी बददिमाग औरत के पास मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अब जिंदगी भर अकेली रहना। यह धमकी देकर कुणाल ने संबंध तोड़ दिया। कुणाल का कठोर व्यवहार उस रात ऋचा को रुला नहीं पाया, उल्टे उसका अकेले रहकर डुग्गू और अपने जीवन की भावी खुशियां सुनिश्चित करने का संकल्प और ज़्यादा मजबूत हो गया। आगामी हफ्तों में ऋचा ने कई समस्याओं का सामना किया, पर सहायता के लिए उसने अपने मायके व ससुराल वालों की तरफ नहीं देखा। डुग्गू बाल कक्षा में जाने लगा। सुबह मेड आकर ऋचा का काम में हाथ बटाती, पर रात का सारा काम वह खुद करती। बहुत थक कर कभी कभी परेशान हो जाती, पर ना उसने ऑफिस के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ने दिया और ना ही अपना मनोबल टूटने दिया। ऋचा की माँ को छोड़कर कोई उससे मिलने नहीं आता था। बाकी सब शायद उसके टूटकर पुरानी परिस्थितियों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सोच रिया को हर परेशानी का सामना करने की ज़्यादा हिम्मत प्रदान करती। ऋचा और कुणाल की करीब 5 महीने बाद पहली मुलाकात डुग्गू की स्कूल की प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ अपने पास संदेशा देकर बुलवाया था। ऋचा ने जब केबिन में प्रवेश किया तब कुणाल वहां पहले से उपस्थित था। वार्तालाप के आरंभ में मैडम ने उन्हें जो स्कूल में डुग्गू के व्यवहार के बारे में बताया वह दोनों को चौंका गया। पहले अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने वाला डुग्गू अपनी शिक्षिकाओं के लिए अब समस्या बन गया था। वह चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था। पढ़ने और सीखने में उसकी रुचि कम हो गई थी। अपने सहपाठियों की चीजें तोड़ने फोड़ने में उसे खूब मजा आता। उसे संभालना बहुत कठिन हो गया था। डुग्गू की क्लास टीचर ने एक दिन उससे प्यार से बात करी तो मालूम पड़ा कि वह अपने पापा, दादा दादी, नाना नानी को बहुत याद करता है। उसका मन उनसे मिलने को बहुत तड़पता है। अपनी टीचर से बात करते हुए वह भावुक होकर कई बार रोया। मैंने उसकी बिगड़ी मानसिक स्थिति की चर्चा करने के लिए आप दोनों को यहाँ बुलाया है। हम सब की नासमझ और लापरवाही के कारण अगर उस मासूम का भविष्य खराब हो गया तो हम सभी अफसोस करेंगे। मैडम के इन शब्दों को सुनकर कुणाल गंभीर व उदास सा और ऋचा उत्तेजित व भावुक नजर आने लगी। प्रिंसिपल साहिबा के साथ उनकी यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस दौरान ऋचा ने
कुणाल के ऊपर अपने साथ सहयोग न करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप को कई बार ऊंची आवाज में दोहराया। तेज गुस्से के कारण उसकी आवाज व शरीर दोनों कई बार कांपने लग जाते थे। कुणाल ने मैडम और ऋचा दोनों की बातें अधिकतर खामोश रहकर सुनी। उसने ना ज्यादा सफाई दी और ना ही ऋचा के खिलाफ बोला। जब भी डुग्गू के बिगड़े व्यवहार के बारे में प्रिंसिपल कोई जानकारी देती, उसकी आंखों में दुख, चिंता और उदासी के मिले जुले भाव और गहरा जाते। उन दोनों को काफ़ी समझाने के बाद मैडम ने अंत में कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों बच्चे के सुखद भविष्य और समुचित विकास के खातिर साथ साथ रहना शुरू कर देंगे। अपने उत्तरदायित्वों को आपसी अहम के टकराव के कारण नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अपने बेटे को घर में हंसी खुशी का माहौल उपलब्ध कराना आप दोनों का ही फर्ज है। प्रिंसिपल कक्ष से बाहर आते ही कुणाल ने अपना यह निर्णय ऋचा को सुनाया। अतीत में जो भी हुआ है उसका मुझे अफसोस है। मैं आज शाम ही तुम दोनों के पास रहने आ जाऊंगा। कुणाल ने अपना वचन निभाया। 2 सूटकेस में अपना सामान भरकर उसी शाम फ्लैट में पहुंच गया। ऋचा ने उलझन भरी खुशी के साथ उसके निर्णय का स्वागत किया। डुग्गू तो इतना खुश हुआ कि पिता से लिपट गया। कुणाल के इस कदम से उनके आपसी संबंध सुधरने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतीत व भविष्य से जुड़ी अपनी सोचों को बदलना या रोकना इंसान के लिए आसान नहीं होता है। पहले अपने अहम के टकराव के कारण दोनों लड़ते झगड़ते थे, पर अब अजीब सा खिंचाव दोनों के बीच बढ़ने लगा था। एक ही छत के नीचे साथ साथ रहते हुए भी अजनबियों सा व्यवहार करते। उनकी आपस में बातचीत अधिकतर डुग्गू के बारे में होती। कभी कभी औपचारिक विषयों पर 2-4 वाक्य बोल देते। दिल से दिल की बात कहने सुनने का अवसर कभी आता भी तो दोनों अजीब सी रुकावट महसूस करते हुए उस राह पर आगे बढ़ने की ताकत अपने अंदर नहीं पाते। तुम इतना चुप चुप क्यों रहते हो? कभी कभी ऋचा चिढ़े से अंदाज में कुणाल से पूछ भी लेती। मैं ठीक हूँ, उदासी भरे अंदाज में कुछ ऐसा ही जवाब देकर कुणाल डुग्गू की तरफ ध्यान बटा देता। सच यह था कि दोनों रहने को सिर्फ साथ रहने लगे थे। उनकी सोच व व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। मन की शिकायतों व नाराजगी के पूर्ववत बने रहने के कारण उनके आपसी संबंधों में सुधार नहीं हो रहा था। कुणाल अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था, पर ऋचा अपनी सहेली नेहा से अपना सुख दुख बांट लेती थी। ऋचा, तुम कुणाल के बदलने का क्यों इंतजार कर रही हो? तुम खुद ही सहज होकर उससे हंसना बोलना क्यों नहीं शुरू कर देती हो? नेहा अक्सर उससे कहती। नेहा, कुणाल मुंह से कुछ ना कहे, पर उसकी आंखों में मैं अपने लिए लानतों, शिकायतों व नाराजगी के भावों को अब भी साफ साफ पढ़ लेती हूँ। तब मेरे अंदर कुछ भर सा जाता है, मन विद्रोह सा कर उठता है और मैं मीठा या अच्छा बोलने का अभिनय करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पाती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए ऋचा चिढ़ व गुस्से का शिकार बन जाती। तुम दोनों शादी होने से पहले घंटों हंस बोल कर भी प्यासे से रह जाते थे। पता नहीं क्या हो गया है तुम दोनों को। दुख प्रकट करते हुए नेहा की पलकें नम हो उठती। नेहा ने लाख कोशिश करी, पर वह ऋचा और कुणाल को उनकी शादी की 8वीं एनिवर्सरी के मौके पर किसी पहाड़ी स्थल पर घूम आने को राजी नहीं कर पाई। नेहा के प्रयासों से ही उनके फ्लैट पर एनिवर्सरी के दिन पार्टी का आयोजन हुआ। ऋचा और कुणाल दोनों ने इस पार्टी के प्रति जरा भी उत्साह नहीं दर्शाया। वैसे पार्टी वाली शाम उन दोनों ने ही मेहमानों के सामने नकली मुस्कान और खुशी जाहिर करने वाले मुखौटे ओढ़ लिए। उन्हें सबकी खातिरदारी जोश के साथ करते देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि उनके बीच भारी मनमुटाव चल रहा है। बनावटी व्यवहार इंसान के दिलो दिमाग को कहीं ज़्यादा थका देता है। आखिरी मेहमान के विदा होने तक ऋचा का सिर दर्द से इतना फटने लगा कि उसे दर्द निवारक गोली लेनी पड़ी। कुणाल थका हारा सा सोफे पर आंखें मूंद कर लेट गया। दोनों के मन में ये चाह मौजूद थी कि आज की विशेष रात वे एक दूसरे के साथ गुजारें, पर इस इच्छा पूर्ति के लिए पहल करने से दोनों हिचकते रहे। ऋचा घर संवारने लगी।
कुणाल डुग्गू से बातें करता रहा। दोनों के मन पर बेचैनी व तनाव का बोझ बढ़ता गया। काम समाप्त कर ऋचा ने कपड़े बदले और डबल बेड पर लेट गई। कुणाल आकर उससे प्यार से बातें करे, इसकी कामना करते करते उसकी आंख ही लग गई। बाहर ड्राइंग रूम में कुणाल ऋचा को अपने पास आकर बैठने का इंतजार करते हुए उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। आज की रात भी अपनी पत्नी का घमंडी मन उसे बुरी तरह चुभने लगा। डुग्गू कुछ देर बाद सो गया। उसे उठाकर कुणाल बेडरूम में ले आया। वहां ऋचा को सोता देखकर उसको तेज धक्का लगा। उसके तन मन में दुख, पीड़ा व अकेलेपन का एहसास कराने वाली ऐसी तेज लहर उठी कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। डुग्गू को ऋचा के पास लिटाकर वह खुली खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। आंखों में आंसू भरे होने के कारण उसे बाहर का दृश्य धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। डुग्गू के हिलने डुलने के कारण ऋचा की नींद टूट गई थी। फिर एक अजीब सी आवाज ने उसके कानों तक पहुंचकर उसे पूरी तरह जगा दिया। वह आवाज कुणाल के गले से निकली थी। ऋचा उठकर उसके पास पहुंची तो अपने पति के गले से निकल रही सुबकियों की आवाज साफ साफ सुन ली। कुणाल, तुम रो रहे हो, क्यों? घबराई ऋचा ने कुणाल के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उस पल तक ऋचा ने कुणाल को यूं किसी बच्चे की तरह आंसू बहाते कभी नहीं देखा था। उसके उदास चेहरे पर बहते आंसुओं को देखकर वो स्तब्ध रह गई। क्या बात है? यह पूछते हुए ऋचा की खुद की आंखें भी भर आई। कुणाल के होंठ कुछ कहने को फड़फड़ाए पर गले से बोल नहीं निकले। बस आंसुओं के बहने की रफ्तार व सिसकियों की आवाज ज्यादा तेज हो गई। प्लीज मत रो। ऋचा ने हाथ बढ़ाकर अपने पति के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछ डाला। दोनों की नजरें आपस में मिली। ऋचा का दिल ऐसा भावुक हुआ कि वह भी रो पड़ी। कुणाल के हाथ अपने आप फैले और ऋचा बिना सोचे समझे उसकी छाती से लिपट गई। जिंदगी ने हमें यह किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है ऋचा? हमारे बीच प्रेम की जगह ये शिकायतें, यह नफरत कहाँ से आ गया? रो रहे कुणाल की आवाज में गहरी उदासी और अफसोस के भाव ऋचा को अंदर तक हिला गए। एक ऐसा तूफान ऋचा के मन में उठा जिसने उसके मन में दबी सारी नकारात्मक भावनाओं को आंसुओं की राह से बहाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे दूर होकर नहीं जीना चाहती हूँ। मेरी अकड़, मेरे घमंड ने हमारी सारी खुशियाँ तबाह कर दी। मुझे माफ़ कर दो कुणाल। मुझे पहले की तरह अपने दिल की रानी बना लो। सुबकती ऋचा ने कुणाल के आंसू पोंछते हुए अपने दिल की इच्छा बयां करी। तुमसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ ऋचा। कुणाल रुंधे गले से बोला। मेरे अहम ने हमारे प्रेम की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। मुझे तुम्हारी तरक्की और सफलता ही बुरी लगने लगी। हर कदम पर साथ देने के बजाय मैं तुम्हारा विरोधी क्यों हो गया? एक बार दोनों ने अपने अपने दिल की गहराइयों में दबी छिपी बातों को जबान पर लाना शुरू किया तो जैसे कोई बांध सा टूट गया। दोनों देर तक एक दूसरे से सटे अतीत की बहुत सी घटनाओं व यादों को शब्द देकर बांटने लगे। जब वे सोने के लिए पलंग पर लिपट कर लेटे तब तक उनके दिलो दिमाग पर लंबे समय से बना रहने वाला चिंता, तनाव, शिकायतों व नाराजगी का बोझ पूरी तरह से उतर चुका था। कुणाल ने ऋचा का माथा प्यार से चूम कर कहा, तुम आज मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं तुमसे एक पक्का वादा कर रही हूँ। ऋचा उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मुस्कुराई। करो। कुणाल उसकी जुल्फों से खेलने लगा। भविष्य में हमारा दिन भर चाहे कितना भी झगड़ा हो, पर सोने से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की गर्माहट अपने रोम रोम में महसूस करना चाहूँगी। एक दूसरे के दिल की बात कहने सुनने का सिलसिला अब हम कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी खुशियों व डुग्गू के उज्जवल भविष्य की खातिर मैं तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करूँगा, कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।